नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को उन्नति क्लासेस पे। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वीकली करंट अफेयर्स और हमारे इस प्रोग्राम का आज का हमारा सेकंड सेशन है। हमारे पहले सेशन पे मैंने ऑलरेडी कवर अप किया है जुलाई 1 से लेकर जुलाई 6 तक के जितने भी करंट अफेयर्स थे, उन 6 दिनों के करंट अफेयर्स को मैंने ऑलरेडी आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो आज के इस सेशन पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ जुलाई 7 से लेकर जुलाई 12 के बीच में जितने भी करंट अफेयर्स थे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी करंट अफेयर्स को मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस सेशन को। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर हमारा इस करंट अफेयर्स के सेशन को आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, व्हिच कंट्री ऑनर्ड पीएम नरेंद्र मोदी with its highest civilian award, the Order of the Republic। तो रिसेंटली हमने देखा है कि हमारे जो प्रधानमंत्री है उन्होंने बहुत सारे जगह पर उनका विजिट रहा है, ठीक है। तो उसी बीच उनको इनमें से निम्नलिखित में से कौन से कंट्री के द्वारा उनको एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया और उस अवार्ड का नाम था ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक। तो ऑप्शन है गयाना, ऑप्शन बी बारबाडोस, ऑप्शन सी जमाइका, ऑप्शन डी ट्रिनिडेड एंड टोबैगो। तो आप देख सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक अवार्ड दिया जा रहा है और ये दिया गया ट्रिनिडेड एंड टोबैगो के द्वारा। आंसर नंबर डी। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी was awarded the Order of the Republic of Trinidad and Tobago, which is the highest civilian honor of that Caribbean nation। तो ट्रिनिडेड एंड टोबैगो ये एक कैरेबियन नेशन है और उसी देश से उनको ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ऐसे सवाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आइए देखते हैं थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन नरेंद्र मोदी जी के बारे में, मतलब उनको जो जो अवार्ड्स मिले थे रिसेंटली उनके बारे में। सो प्राइम मिनिस्टर रिसीव्स द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस 3। उनको ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस 3 का भी अवार्ड पुरस्कार मिला है और यह मिला है साइप्रस। लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस एच ई निकोस क्रिस्टोडोलिट्स कन्फर्ड अपॉन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी साइप्रस ऑनर। सो साइप्रस का सबसे बड़ा ऑनर और उस ऑनर का नाम क्या है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस 3। और ये साइप्रस देश में जब नरेंद्र मोदी जी विजिट करने गए थे तब उनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और 2 अवार्ड उनको रिसेंटली मिला है। एक है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसीव्स द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड ऑफ मॉरिशस। तो वो जब मॉरिशस के दौरे पर गए थे तो उनको वहां से भी एक हाईएस्ट नेशनल अवार्ड उनको दिया था मॉरिशस के देश ने और उस अवार्ड का नाम है द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन नेशन फ्रॉम मॉरिशस प्रेसिडेंट धर्मवीर गोकुल एट मॉरिशस नेशनल डे सेलिब्रेशन इन पोर्ट लुइस। तो मॉरिशस से उनको जो अवार्ड मिला था उस अवार्ड का नाम है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन। साथ ही रिसेंटली वो नामीबिया के दौरे पर भी गए थे। तो वो जब नामीबिया गए तो नामीबिया में जाने के बाद उनको और एक अवार्ड से सम्मानित किया गया और उस अवार्ड का नाम है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलसिया मिराबिलिस। लिखा है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसीव्स द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड ऑफ नामीबिया। ठीक है, तो ये जो 4 जो अवार्ड्स हमने डिस्कस किए हैं आज, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। चाहे आप एडीआरई दे रहे हो या फिर अन्य किसी एग्जाम, ये सब करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ये एग्जामिनर का एक मतलब बोलिए एक फेवरेट टॉपिक रहता है क्वेश्चन बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, ऑपरेशन मैडमैक्स वाज रिसेंटली कंडक्टेड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑपरेशन मैडमैक्स कंडक्ट करवाया गया? सो ऑप्शन दिया गया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा ये जो ऑपरेशन मेडमैक्स वो कंडक्ट करवाया गया था। आइए इनके बारे में थोड़ा हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया has successfully dismantled a global drug cartel involved in the illegal trade of controlled pharmaceutical substances, resulted in numerous arrests and major seizures across multiple continents। तो ये जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है ना, इनका एक काम होता है, तो उनका मेन फंक्शन होता है टू कंट्रोल इलीगल ड्रग्स। तो जितने भी इलीगल ड्रग्स के व्यापारी है उनको पकड़ना और इलीगल ड्रग्स कहाँ पे सप्लाई होते हैं उन सब के बारे में ये डील करते हैं। तो रिसेंटली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया ने क्या किया, सक्सेसफुली डिसमेंटल किया एक ग्लोबल ड्रग कार्टेल। ठीक है, मतलब ये ड्रग का व्यापार हो रहा था, उनको उन्होंने पकड़ा है इन द इलीगल ट्रेड ऑफ कंट्रोल फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में उनको पकड़ा गया था, वो मतलब इलीगली ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। रिजल्टेड इन न्यूमरस अरेस्ट, और उसमें न्यूमरस अरेस्ट भी हुआ है, कई कई लोगों को उनमें से अरेस्ट भी किया गया है। और ये सिर्फ आज से नहीं कर रहे हैं, मतलब बहुत दिनों से चल रहा है। तो रिसेंटली उन्होंने इन सब चीजों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया था और उस ऑपरेशन का नाम था मैड मैक्स। तो मैड सब समझ सकते हैं, मेडिसिन, ठीक है ना, मतलब थोड़ा याद रखने के लिए आपको सुविधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन व्हिच स्टेट गजमित्र इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड टू टैकल ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। इनमें से कौन से स्टेट में गजमित्र इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है? किस लिए लॉन्च किया गया है? टू टैकल ह्यूमन और एलिफेंट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनको टैकल करने के लिए। ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी असम। हमारे स्टेट असम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी असम। तो असम ने लॉन्च किया है गजमित्र इनिशिएटिव। थोड़ा इसके बारे में और डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। अंडर दिस इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव के अंदर क्या है, इस इनिशिएटिव के अंडर दिस इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव में द स्टेट गवर्नमेंट हैज आइडेंटिफाइड, स्टेट गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है 80 वल्नरेबल लोकेशन, जहां पे ये जो ह्यूमन एलिफेंट का कॉन्फ्लिक्ट होता है उनमें से 8 डिस्ट्रिक्ट को असम गवर्नमेंट ने चूज किया है। उन 8 डिस्ट्रिक्ट कौन से है? ग्वालपाड़ा, उदालगुड़ी, नौगांव, बक्सर, शोनितपुर, गोलाघाट, जोरहाट एंड विश्वनाथ। टू इम्प्लीमेंट कम्युनिटी बेस्ड मिटिगेशन मेजर्स। तो इन डिस्ट्रिक्ट में सरकार ने पहली बार चूज किया है कि वहां पे कुछ ये जो इनिशिएटिव वो लॉन्च करेंगे ताकि वहां पे ह्यूमन एलिफेंट जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो रोक सके, और एलिफेंट के लिए भी बड़े बड़े कॉरिडोर्स भी बनाए जाएंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच इज द फर्स्ट एशियन कंट्री टू इम्प्लीमेंट यूपीआई। तो यूपीआई इनमें से कौन से पहले अफ्रीकन कंट्री है जहां पे यूपीआई का सिस्टम लागू हो रहा है, मतलब शुरू हो ही जाएगा। तो ऑप्शन दिया गया साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी नामीबिया, ऑप्शन सी इजिप्ट, ऑप्शन डी मोरक्को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नामीबिया। सो नामीबिया इज द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू इम्प्लीमेंट यूपीआई। न्यूज यही है कि नामीबिया विल सून become the first African nation to adopt India's unified payment interface for real-time digital payment. The landmark move was confirmed after talks between Prime Minister Narendra Modi and Namibian President Netumbo Nandi Naidetwa. तो उन दोनों के बीच में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और नामीबिया के प्रेसिडेंट नेतुम्बो नंदी नाइदेत्वा के बीच में डिस्कशन होने के बाद ये स्टेप्स लिया गया। तो अभी देखते हैं थोड़ा बहुत यूपीआई के बारे में। यूपीआई क्या है? तो यूपीआई स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, ये जो यूपीआई है ना, हम जो हर समय यूज करते हैं, हम पूछते हैं ना कि आपके पास यूपीआई है क्या, तो वो जो यूपीआई जो हम बोलते हैं तो वो यूपीआई क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इट्स अ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। ये रियल टाइम पेमेंट सिस्टम होता है, मतलब तुरंत अभी आप देंगे तो अभी हो जाएगा, रियल टाइम तुरंत होता है। कि ऐसा नहीं कि अभी आप पेमेंट में प्रोसेस किए कल होगा, ऐसा नहीं होता है। रियल टाइम अभी किया तो अभी हो जाएगा। और इसको डेवलप किया था एनपीसीआई ने। एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको डेवलप किया था। डेट अलाउज यूजर टू ट्रांसफर मनी बिटवीन बैंक अकाउंट इंस्टेंटली यूजिंग ए मोबाइल डिवाइस। तो हम मोबाइल के हेल्प से हम जो हमारा जो अमाउंट है, जो पैसा है, हम वो ट्रांसफर कर सकते हैं। और वो कैसा ट्रांसफर होता है? डिजिटली ट्रांसफर होता है। तो ये जो यूपीआई है ना, वो लॉन्च हुआ था 11 अप्रैल 2016 में। इट वाज लॉन्च
इन 11 अप्रैल 2016। और ये जो यूपीआई है वो कहाँ कहाँ अभी फिलहाल यूज होता है? नेपाल में है। आपको नेपाल अगर जाएंगे तो आपको यूपीआई मिलेगा, श्रीलंका पे मिलेगा, फ्रांस पे मिलेगा, एंड मेरी मोर कंट्रीज, फॉर एग्जांपल नामीबिया। ठीक है, तो यही था आपको यूपीआई के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5, भरोसा इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? ये जो भरोसा इनिशिएटिव है इनमें से कौन सा स्टेट में लॉन्च किया गया है रिसेंटली? मुंबई, कोलकाता, जम्मू कश्मीर एंड गुजरात। तो इनमें से ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया भरोसा इनिशिएटिव। आइए देखते हैं भरोसा इनिशिएटिव क्या है। इन ए लैंडमार्क मूव टू स्ट्रेंथन वुमेन सेफ्टी एंड पब्लिक कॉन्फिडेंस इन पुलिसिंग। ठीक है, महिला सुरक्षा के लिए और पब्लिक कॉन्फिडेंस इन पुलिसिंग के लिए द जम्मू कश्मीर पुलिस हैव लॉन्च्ड भरोसा, ए कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव एम्ड एट एड्रेसिंग द अंडर रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम्स। ठीक है, क्राइम्स जो होते हैं ना वो रिपोर्ट नहीं किया जाता है, या फिर जितने भी क्राइम्स होते हैं उनको जो सॉल्व करवाया जाए, केसेस सॉल्व हो, इसके लिए भरोसा इनिशिएटिव लिया गया है। एंड एनहांसिंग अवेयरनेस ऑन वुमेन्स राइट, और महिला सुरक्षा के लिए भी, महिला सुरक्षा को सोच समझकर यह भरोसा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, पर्टिकुलर इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज पे। तो यही था भरोसा इनिशिएटिव, और इसको लॉन्च किया है भारत के जम्मू कश्मीर जो हमारी यूनियन टेरिटोरी है, उन्होंने लॉन्च किया है भरोसा इनिशिएटिव। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच कंट्री विल होस्ट द शूटिंग वर्ल्ड कप इन 2017? सो 2027 में जो शूटिंग वर्ल्ड कप होने वाला है वो कौन सा कंट्री उसको होस्ट करेगा? ऑप्शन है इंडिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी यूएसए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हमारा भारत, इंडिया। इंडिया विल होस्ट द शूटिंग वर्ल्ड कप इन 2017। तो शूटिंग वर्ल्ड कप के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं क्या होता है शूटिंग वर्ल्ड कप। द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF awarded न्यू दिल्ली 2 मेजर इवेंट्स अवार्डेड। तो न्यू दिल्ली में 2 बड़े बड़े इवेंट्स होने वाले हैं। एक है द कॉम्बाइंड वर्ल्ड कप इन 2027 जो कि 2027 को वर्ल्ड कप होने वाला है, शूटिंग वर्ल्ड कप हमारे भारत में। साथ ही 2028 में द जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप भी होने वाला है हमारे भारत में। और इस साल 2025 में जो शूटिंग वर्ल्ड कप है वो है कहाँ पे? दोहा पे और कतार पे ये होगा। तो यही था शूटिंग वर्ल्ड कप के बारे में थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच कंट्री विल होस्ट द 18th ब्रिक्स समिट इन 2026? तो 2026 के जो ब्रिक्स समिट है इनमें से कौन सा देश होस्ट करने वाला है? ऑप्शन है ब्राजील, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी रशिया। तो पूछा गया इनमें से 18वां ब्रिक्स समिट कौन सा देश होस्ट करने वाला है? तो ये होस्ट करेंगे हमारे भारत। इंडिया विल होस्ट द 18th ब्रिक्स समिट इन 2026। तो देखते हैं क्या है इस पे इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन। इंडिया हैज रिसीव्ड यूनानिमस बैकिंग फ्रॉम ब्रिक्स। ब्रिक्स के नेशन के द्वारा इंडिया को बहुत सारा जो वोटिंग या फिर बैकिंग बोलिए वो मिला है टू चेयर द, मतलब सभी लोगों ने इंडिया को सपोर्ट किया है टू चेयर द 18th ब्रिक्स समिट इन 2026। तो 2026 में ब्रिक्स समिट हमारे इंडिया में ही होने वाला है। द ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑल्सो एंडोर्स्ड इंडियाज बिड टू होस्ट COP33। ये जो COP33 है ना ये भी भारत में होने के संभावना भी देखे जाते हैं। एंड रिटेरेड सपोर्ट फॉर इट्स परमानेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर में भी ब्रिक्स के जो कंट्रीज थे उन्होंने अपना जो इंडिया के सपोर्ट में उन्होंने अपना बोलबाला बताया है कि दे आर गोइंग टू सपोर्ट इंडिया टू बिकम द परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो और इस साल का जो मैं बता देता हूँ, इस साल का जो ब्रिक्स 2025 का जो समिट हुआ है वो है रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। आइए ब्रिक्स के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। ब्रिक्स इज एन एक्रोनिम फॉर ए ग्रुप ऑफ 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज। तो ब्रिक्स जो नेशन है उनमें से B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। तो इन्हीं 5 कंट्रीज को मिलाकर बनता है ब्रिक्स। ब्रिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट पीस, डेवलपमेंट, ट्रेड एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो प्रमोट पीस डेवलप करना, डेवलपमेंट करना, ठीक है, ट्रेड को अच्छा बढ़ाना और मल्टीपोलर वर्ल्ड। ठीक है, मतलब एक ही वर्ल्ड ना हो, पता है ना कि एक ही, मतलब वो जो आप हिस्ट्री में पढ़े थे ना आपने कि देयर वर 2 वर्ल्ड्स,
ठीक है, जहाँ पे यूएसए का एक बोलबाला था, फिर यूएसएसआर का भी बोलबाला था, तो ऐसा ना हो। ठीक है, सभी लोग अपने शांति बजाय रखे अपने पूरा विश्व में, वही उनका ऑब्जेक्टिव है। और द टर्म ब्रिक वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय जिम ओ'नील। तो जिम ओ'नील के द्वारा, एक इकोनॉमिस्ट थे, तो 2001 में उनके द्वारा ये ब्रिक टर्म कॉइन किया था। उन्होंने ब्रिक टर्म पहले बोला था। और द फर्स्ट ब्रिक समिट वाज हेल्ड इन रशिया 2009। सो पहला जो ब्रिक टर्म है, पहला जो ब्रिक समिट है वो हुआ था रशिया में 2009 में। तो यही था ब्रिक्स के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कौन से दिन इनमें से मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है 9 जुलाई, 10 जून, 11 जुलाई, 12 जुलाई। तो इसको मतलब मैं जून, ये गलती से हो गया, ये जुलाई होना था, ठीक है ना, तो इसमें आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 11 जुलाई। सो 11 जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। और इस साल का जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है उसका भी इंफॉर्मेशन दिया गया है। देखिए, द डे was first celebrated by the United Nations in 1989। तो 1989 में पहली बार की तरह वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया गया था। It was inspired by 5 million day on 11 July 1987 when the world population reaches 5 billion। तो 1987 में क्या हुआ था, हमारे जो पूरा विश्व का पॉपुलेशन वो 5 बिलियन हो गया था। तो उसी सोच के साथ 1989 में पहली बार के तरह 11 जुलाई के दिन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया गया था। तो इस बार का जो थीम है 2025 का थीम वो क्या है? एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन ए फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। सो दिस इज द थीम फॉर 2025 वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ये थीम वगैरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है ना, कभी कभार पूछता है एग्जाम में कि इन डे का थीम क्या था, उस डे का थीम क्या था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको मैं थीम भी अपने इस वीडियो में प्रोवाइड कर दूं। क्वेश्चन नंबर 9, द जामाता एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड बिटवीन हूम। तो ये जो दोनों देशों के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। तो ये जो जामाता जो एक्सरसाइज है वो किन देशों के बीच में करवाया गया था? ऑप्शन दिया इंडिया रशिया, ऑप्शन बी इंडिया यूएसए, ऑप्शन सी इंडिया सिंगापुर, ऑप्शन डी इंडिया जापान। तो मैप से आप अगर फ्लैग का अगर आपको आइडिया है तो आप बता सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इंडिया एंड जापान। तो इंडिया और जापान के बीच में जामाता एक्सरसाइज करवाया गया था, मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। तो देखिए, एडीआरई में क्या हुआ था लास्ट ईयर, ऐसा पूछा था, मतलब ये जो फ्लैग बेस्ड क्वेश्चन एडीआरई में पूछा था, ठीक है। तो आप इसीलिए मैंने सोचा कि जापान का फ्लैग भी आप इस करंट अफेयर से थोड़ा आप देख के रखिएगा। मतलब ऐसा दे सकता है कि व्हिच कंट्री हैज दिस टाइप ऑफ फ्लैग, और ब्रैकेट में दे देगा व्हाइट कलर बैकग्राउंड एंड रेड सर्कल इन मिडिल, मतलब ऐसा टाइप का कुछ दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जापान, ऐसा अगर क्वेश्चन आया, ठीक है। तो मैप फ्लैग बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है ना। तो इसको इसीलिए मैंने सोचा कि ये फ्लैग ताकि मैं लेके आऊं और आपको भी बता सकूं, ठीक है। तो जामाता एक्सरसाइज कंडक्ट हुआ था दो कंट्रीज के बीच में। दो कंट्रीज कौन कौन से थे? पहला है हमारा भारत, मतलब हमारा भारत और जापान के साथ ही हमने कंडक्ट करवाए थे। द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड द जापानीज कोस्ट गार्ड विल कंडक्ट ए ज्वाइंट एक्सरसाइज, कोड नेम, इसका कोड नेम दिया गया जामाता, मीनिंग सी यू लेटर इन जापानीज। तो ये जो जामाता है इसका मीनिंग है सी यू लेटर इन जापानीज, ऑफ द कोस्ट ऑफ चेन्नई। ये चेन्नई में करवाया जाएगा। द जापान कोस्ट गार्ड विल रिप्रेजेंट बाय इट्स शिप इत्सुशिमा व्हिच अराइव्ड एट चेन्नई पोर्ट। तो चेन्नई पोर्ट में जापान का जो कोस्ट गार्ड है उनका शिप इत्सुशिमा जापान को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये होगा हमारे चेन्नई पे, ठीक है। तो ये था जामाता एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 10, हु बिकेम द चैंपियन ऑफ द इनॉग्रल नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025। ये जो नीरज चोपड़ा क्लासिक जो 2025 में जो हुआ था, ठीक है, तो उसमें चैंपियन कौन बने थे? इसमें ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी अभिषेक पाटिल, ऑप्शन सी शिवपाल सिंह, ऑप्शन डी रिंकू सिंह।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है नीरज चोपड़ा। जानते हैं कि ये नीरज चोपड़ा क्लासिक क्या है। द नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 वाज द इनॉग्रल एडिशन ऑफ एन इंटरनेशनल जेवलिन थ्रो कंपटीशन। तो ये एक इंटरनेशनल जेवलिन थ्रो कंपटीशन है जो इंडिया पे हुआ है और ये पहली बार हुआ है। और ये किस प्लेयर के नाम पे हुआ है? नेम्ड आफ्टर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा हिमसेल्फ। तो हमें सभी को पता है नीरज चोपड़ा जी जो भारत के ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, तो उनके नाम पे ही ये नीरज चोपड़ा क्लासिक करवाया गया। और ये क्या है? एक इंटरनेशनल जेवलिन थ्रो कंपटीशन है और ये हुआ था डेट 5 जुलाई 2025 को और इसका वेन्यू था कंतीरावा स्टेडियम बेंगलुरु। ठीक है, तो बेंगलुरु के जो कंतीरावा स्टेडियम है वहां पे नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का जो कंपटीशन है वो करवाया गया था, मतलब वो वहां पे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ द रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। जो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है इनमें से कौन है जिनको सीईओ बनाया गया है? ऑप्शन है रमेश जैन, ऑप्शन बी साहिल किनी, ऑप्शन सी शक्तिकांत दास, ऑप्शन डी जतिन अग्रवाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी साहिल किनी। तो मैंने ऑलरेडी फोटो भी एक पेस्ट किया है साहिल किनी के। तो साहिल किनी हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ द रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। ठीक है, तो साहिल किनी के बारे में थोड़ा हम देखते हैं। साहिल किनी, ए फाइनटेक एंटरप्रेन्योर एंड अ फॉर्मर को-फाउंडर ऑफ सेतु, has been chosen as the new CEO of the Reserve Bank Innovation Hub in Bengaluru. He replaces, उन्होंने किसको रिप्लेस किया है? राजेश बंसल, who completed his term earlier this year. The appointment is significant for India's digital finance space. तो ये जो इंडिया के जो जितने भी डिजिटली जो पेमेंट होते हैं ना, तो उनको ये देखभाल करेंगे, मतलब उनका है हेड है। और क्या है इजी भाषा में अगर आप समझने का कोशिश करें तो साहिल किनी has been appointed as the new CEO of the Reserve Bank Innovation Hub. Question number 12. Which of the following has become the world's largest fixed wireless access provider? तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कंपनी है जो वर्ल्ड का पहला लार्जेस्ट फिक्स वायरलेस एक्सेस प्रोवाइडर बना है? तो यह है हमारा जियो, इंडिया का जियो फाइबर, मुकेश अंबानी जी का कंपनी जियो। ठीक है, तो जियो has become the world's largest fixed wireless access provider. तो देखते हैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल्स में क्या लिखा है। इंडिया's टेलीकॉम लीडर रिलायंस जियो is set to become the top provider of fixed wireless access. तो फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस का वो टॉप प्रोवाइडर बन चुके हैं सर्विसेज ग्लोबली, ओवरटेकिंग द यूएस का जो टी मोबाइल है उनको ओवरटेक किया है। किन क्षेत्र में? फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस पे। जो वायरलेस एक्सेस जो हम यूज करते हैं ना फाइबर वगैरह, तो उनमें से वो यूएस का जो टी मोबाइल है उनको उन्होंने ओवरकम कर लिया, मतलब ओवरटेक कर लिया है। दिस लैंडमार्क अचीवमेंट अंडरस्कोर्स जियो's rapid broadband expansion through cost effective 5G powered solution like जियो फाइबर। तो वही था आज का न्यूज कि जियो फाइबर ने ओवरटेक किया है और एंड बिकेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रोवाइडर। तो आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। और जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो पे मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन कुछ दिया था, ठीक है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसीलिए उस प्रैक्टिस के लिए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई। तो ये आपको हमारे कमेंट सेक्शन में आपको आंसर बताना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नामीबिया, और नामीबिया का कैपिटल क्या है ये भी आपको टाइप करके हमारे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको हमारे इस सेशन को पसंद आया तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ढेर सारा शेयर कीजिएगा, और अगर हो सके तो लाइक भी कीजिएगा। Once again, thank you so much for watching this video till the end. मिलते हैं अगले सेशन पे।